गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बहुप्रतीक्षित आरएएस प्री 2023 के ऊपर डिस्कशन करने के लिए आए हैं, जिसमें आपके साथ में क्या कट ऑफ रह सकती हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ कट ऑफ इस बार पिछली बार की अपेक्षा ज़्यादा रहेगी या कम रहेगी, उसके पीछे क्या फैक्टर्स रहेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ परीक्षा परिणाम कब तक संभावित हैं और उसके बाद में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए और आपको कितना समय मिलेगा, इन सभी चीज़ों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आरएस 2023 में पोस्ट रही है 905 पोस्ट के लिए वैकेंसी हुई है और इसका प्री एग्जाम 1 अक्टूबर को हो चुका है। 1 अक्टूबर 2023 को इसका प्री एग्जाम हो चुका है और सेम डे में आंसर की भी इन्होंने जारी कर दी। लेकिन जल्दबाजी में आंसर की जो जारी की गई है उसमें 4-5 क्वेश्चंस पर आपत्ति लगा दी गई है ज़्यादातर विद्यार्थियों के द्वारा। तो अब उन 4-5 क्वेश्चंस का क्या असर देखने को मिलेगा परीक्षा परिणाम में, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन बहुत सारा अप एंड डाउन कर देंगे रिजल्ट को। तो मैं आपको इस परीक्षा के अंदर मेरे हिसाब से जो पेपर का लेवल रहा है वो बता देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आरएएस प्री जो है 2013, 2016, 2018 और 2021 इनको लगातार रूप में पास किया है। तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि प्री में किस तरीके से पेपर को हल करना चाहिए और कितनी कट ऑफ रह सकती है, इस पर मैं आपको बताना चाहूँगा। उससे पहले मेरे हिसाब से इस पेपर का लेवल था जो मॉडरेट टू टफ लेवल का मुझे लगा, क्योंकि इसको इजी लेवल का पेपर अपन नहीं मान के चल सकते। मीडियम लेवल का पेपर था और टफ की तरफ बढ़ रहा था, तो इसको ज़्यादा इजी 10-5 क्वेश्चन सभी पेपर में इजी आते हैं, तो उन क्वेश्चन के बेस पर आप ये नहीं मान के चल सकते कि इसकी कट ऑफ हाई रहेगी। कट ऑफ हाई रहने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। पेपर का लेवल अच्छा हो, सभी सेक्शंस में आप अच्छे क्वेश्चन कर पाए तो आपके पेपर का लेवल कट ऑफ का लेवल ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। अब इसकी कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा या तो जनरल की लगभग सिमिलर रहेगी या फिर अदर कैटेगरीज की में क्या चेंजेस आएगा। तो मेरे हिसाब से मैंने इसके जो फैक्टर्स निकाले हैं उनमें मैं पहला फैक्टर ये मान के चलता हूं कि मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स जिन्होंने पेपर अटेम्प्ट किया है उनके 25 से 30 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं। उनको लगा कि ये क्वेश्चन ईजी है और उस चक्कर में उन्होंने अटेम्प्ट कर दिया, और जब आंसर की से मिलान किया तो उनके 25 से 30 एवरेज क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो 25 से 30 क्वेश्चन गलत होने का मतलब मान के चलो आप कि 8 से 10 क्वेश्चन आपने जो राइट कर रखे हैं वो भी नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका उनका लॉस हो रहा है। पहला फैक्टर तो ये रहेगा। दूसरा फैक्टर मैं मान के चल रहा हूँ कि जो 5वां ऑप्शन इस बार इन्होंने दिया है, इसकी वजह से स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जाम हॉल में अतिरिक्त प्रेशर बन गया, क्योंकि उसके दिमाग में ये था, जब उसने निर्देश पढ़े तो उसमें लिख रखा था साफ साफ कि अगर कोई व्यक्ति, कोई भी कैंडिडेट किसी ऑप्शन को या किसी क्वेश्चन में 5 ऑप्शन नहीं भरता है तो उसके भी 1/3 मार्क्स काट दिए जाएंगे। तो ये भी अतिरिक्त दबाव था उसके ऊपर। और 5वां ऑप्शन पहली बार लागू हुआ, इसकी वजह से भी दिक्कत ये हुई कि बहुत सारे बच्चों ने जहां ऑप्शन डी भरना चाहिए था उसमें डी की बजाय 5 ऑप्शन भर गया। ये सबसे मेन मुद्दा रहा है, क्योंकि अभी तक तो अपन को जो ओएमआर सीट मिलती थी उसमें 4 ही ऑप्शन रहते थे ABCD, लेकिन इस बार ई भी आ गया। तो वो कभी कभार बच्चों के दिमाग में जब पहली बार एग्जाम में उतरते हैं तो इस प्रकार की गलतियां उनके सामने हुई कि उन्होंने डी की बजाय ई को अटेम्प्ट कर दिया। और कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हुआ है कि एक ही क्वेश्चन में कैंडिडेट्स ने 2-2 गोले भर दिए 5वें ऑप्शन के चक्कर में। तो इससे भी 10-5 क्वेश्चंस का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। आपने पेपर में तो ऑप्शन पे टिक सही जगह पर कर रखा है कि इसका आंसर सी है, इसका आंसर डी है, इसका आंसर बी है, वहां पे तो सही कर रखा है, लेकिन जब OMR में भराया आपने तो वहां पर आपने सिली मिस्टेक्स कर दी। इसकी वजह से भी आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपने रिजल्ट में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे इसमें जिनको अपन डाउटफुल कैटेगरी में डालते हैं। डाउटफुल कैटेगरी के मतलब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें सटीक आंसर आरपीएससी नहीं दे पाई है। आरपीएससी ने जैसे कोई भी भूखा नहीं सोए, ये लोगो वाला एक क्वेश्चन दिया था और उसका आंसर उन्होंने खुद ही गलत दे दिया। तो इस प्रकार उन क्वेश्चंस के आंसर भी चेंज करने पड़ेंगे। तो डाउटफुल क्वेश्चंस लगभग यूं मान के चले 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर मैक्सिमम रेट लगी है, तो उनके या तो आंसर चेंज करेंगे या उनमें से कुछ क्वेश्चंस को डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने की स्थिति में नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो मार्जिन है 1.33 वो बढ़कर ऊपर जाएगा।
डिलीट करने की स्थिति में तो। और अगर उनका आंसर चेंज करते हैं तो जिन व्यक्तियों के वो राइट है उनको फायदा मिलेगा, और जिनके फर्स्ट आंसर की राइट है उनको नुकसान होगा। तो इस प्रकार दोनों ही स्थिति में कैंडिडेट्स को इसका नुकसान और फायदा देखने को मिलेगा। चौथा मेरे को जो फैक्टर लगा वो मैथ का जो लेवल था, टफ लेवल का लगा। मैथ इतनी इजी लेवल की नहीं थी जिसको हर कैंडिडेट अप्लाई कर सके। तो मैथ के 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो थे उनमें मैक्सिमम क्वेश्चन कैंडिडेट्स ने या तो अटेम्प्ट नहीं किए या फिर किसी ने चीटिंग करने की कोशिश करी या क्वेश्चन करने की कोशिश भी करी, तो उनके आंसर उनसे नहीं बैठ पाए। तो इसकी वजह से भी उसकी जो कट ऑफ रहेगी उस पर डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे मेन प्रॉब्लम ये रही करंट अफेयर्स का, जो इसका लेवल था इस बार, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे कि या तो कैंडिडेट को उसकी हवा भी नहीं लग रही या फिर उसके गलत होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि वो तुक्का लगाने की कोशिश कर रहा है। तो आरएस ऐसा एग्जाम है जिसमें आप तुक्के लगाकर किसी भी क्वेश्चंस को सही तरीके से हल नहीं कर सकते। तो इन तुक्के लगाने की वजह से भी कैंडिडेट्स को नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही साथ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस आए हैं वो इस लेवल के क्वेश्चन है जिनमें मतलब कैंडिडेट यूं मान के चलें तो कैंडिडेट ने बहुत सारी गलतियां कर दी, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने डेप्थ वाले क्वेश्चन थे जिनको ना चाहते हुए भी उस कैंडिडेट ने छेड़ दिया। अब जब आप क्वेश्चंस को छेड़ते हैं तो जाहिर सी बात है या तो राइट होगा या फिर गलत होगा, तो इसमें भी गलती होने की संभावना ज्यादा थी। इन 6 फैक्टर्स की वजह से मैं मान के चलता हूं कि इस बार की जो कट ऑफ है उसमें अप एंड डाउन अपन को देखने को मिलेंगे। तो इसी के बेस पर मैंने जो कट ऑफ का अनुमान बनाया है वो मेरे हिसाब से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा मेरे आइडिया से वो 82 से 84 मार्क्स के बीच रहेगा। ये मेल का कट ऑफ रहेगा और एज इट इज फीमेल का भी कट ऑफ रहेगा, क्योंकि इससे ऊपर किसी भी स्थिति में मेरिट नहीं जाएगी जहां तक मेरा आइडिया है। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आपको ये बोल रहे हैं कि 85% जाएगी, 90 नंबर जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो हवाबाजी है फालतू की, और बिना मतलब कि आपको आपके दिमाग पर अतिरिक्त प्रेशर बनाया जा रहा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से। कट ऑफ तो लगभग यही रहेगी, इससे ऊपर तो नहीं जाने वाली किसी भी सूरत में। और एज इट इज मेरिट रहेगी ओबीसी कैटेगरी की 82 टू 84, और गर्ल्स में भी फीमेल में भी यही कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की मेरिट रहेगी 80 टू 82, 80 से 82, और ये कट ऑफ लगभग 79 टू 81 ये फीमेल की कट ऑफ रहेगी जहां तक मेरा आइडिया है वहां तक। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी की कट ऑफ जो रहेगी 79 टू 81 नंबर ये कट ऑफ रहेगी। और फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ रहेगी 75 टू 78 ये कट ऑफ रहेगी। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो 70 टू 74 इस रेंज में कट ऑफ रहने की संभावना है। और फीमेल की बात करें तो ये 69 टू 72 ये फीमेल की कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ रहेगी 73 टू 76, और फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ रहेगी 72 75। ये कट ऑफ का आइडिया मोटा मोटा मैंने आपको बताया, ये मेरा खुद का प्रेडिक्शन है। अदर कैटेगरीज की मेरिट जो पुराने सालों की कट ऑफ रही है उसके बेसिस पर रहेगी, लेकिन आप ये मानकर चलें कि अगर आपके नंबर 85 आ रहे हैं चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो तो आप बिल्कुल मेंस में बैठ रहे हैं। आरक्षित कैटेगरी की बात करें एससी और एसटी के, अगर आपके नंबर 74 से 76 के बीच में बन रहे हैं तो भी आप मेंस में बैठेंगे, ये क्लियर मान के चले। अदर कैटेगरीज में आप इसको 2-4 नंबर प्लस माइनस करके देख सकते हैं, बाकी कट ऑफ का लेवल लगभग यही रहेगा। अब जब मेंस इस प्री का जो रिजल्ट है मेरे आइडिया से इस महीने के अंदर ही आखिरी वीक तक आएगा। इस वीक में तो रिजल्ट आने की कोई संभावना नहीं है, लास्ट वीक में इस महीने में रिजल्ट आएगा। तो ये मान के चले 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो उसके बाद में जो मेंस परीक्षा है वो जाहिर सी बात है कि आपको मेंस के लिए 3.5 महीने का टाइम देंगे, मैक्सिमम टाइम मिलेगा या आपको, और ये जनवरी से फरवरी के बीच में आरएस मेंस होने की संभावना पूरी
रहेगी। अब अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको मेंस देना ही देना है। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ आरएस बनने का ही है तो भी आप मेंस की ही तैयारी करें, मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि नेक्स्ट प्रीलिम्स आएगी, नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें भी काफी टाइम है। जब 2023 वाली वैकेंसी का मेंस हो जाएगा, लगभग इंटरव्यू चल रहे होंगे, उसके आसपास नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, तो वहां तक आप मेंस की तैयारी करें। जैसे ही नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में चर्चाबाजी होती शुरू हो, अखबारबाजी हो, तो उसके बाद में आप प्री की तैयारी करना शुरू करें। तो मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए कि आपके पास ही मान के चलें 100 डेज का टाइम है, 100 दिन के टाइम में आपको मेंस का तैयारी करना है। और मेंस में लगभग बहुत सारे सब्जेक्ट है, 20 22 25 सब्जेक्ट है, जिनको आपको पढ़ना भी है, कवर भी करना है, अच्छे तरीके से लिखना भी है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी सबसे ज्यादा जरूरी है। आप डेली 20 वर्ड वाले, 50 वर्ड वाले और 100 वर्ड वाले कम से कम 2-2 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अभी से। तो आप 2-2 क्वेश्चन तीनों कैटेगरीज में लिखेंगे तो यूं मान के चलें 100 दिन में आप प्रत्येक कैटेगरी के 200-200 क्वेश्चन लिख देंगे। और आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं पेपर वाइज, कि आपको किस पेपर में किस पोर्शन पर ज्यादा काम करने की जरूरत है इस समय। जैसे समाजशास्त्र रहता है फर्स्ट पेपर में समाजशास्त्र 20 मार्क्स का आता है। उसके अलावा मैनेजमेंट ये भी 20 मार्क्स का आता है। लेखांकन और अंकेक्षण ये भी 20 मार्क्स का आएगा। विश्व की अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ये 10 से 12 मार्क्स की आती है हर बार। और राजस्थान की अर्थव्यवस्था ये लगभग 20 मार्क्स के आसपास रहेगी। तो आप इस फर्स्ट पेपर में इन 5 जो मेजर पॉइंट्स हैं इन पर काम करें तो आपका लगभग भी मान के चले 90 to 95 मार्क्स का मार्जिन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास में जो सब्जेक्ट बचेंगे उनमें हिस्ट्री वगैरह बचेगी। तो हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर आप जितना पढ़ेंगे उतना कम है, तो उस पर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कुल मिला के करने की बात यह है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो सीधे सीधे तौर पर सभी कैंडिडेट्स कर पाएंगे, या कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनको गिने चुने कैंडिडेट अप्लाई कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। तो उन चीजों को आप ध्यान में रखना है। तो इन 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, या तो आप आरबीडी की बुक पढ़ लें, नंबर 1 चीज, या फिर आप किसी भी कोचिंग के नोट्स से इस कंटेंट को तैयार कर लें। इसके साथ साथ ये जो 2 टॉपिक है इसमें तो आपको सर्वे पढ़ना ही पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान, ये पूरा कंप्लीट अच्छे तरीके से आपको याद हो। और इसके अंदर जो नवीन लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आती है, जैसे हंगर इंडेक्स वगैरह आ गया, हैप्पी इंडेक्स वगैरह आ गया, तो इन इंडेक्सेस को भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि वर्ल्ड लेवल के जो भी नए मुद्दे चल रहे हैं उन्हीं के बेसिस पर इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आरबीडी से इनको तैयार करें प्लस नोट्स, और इन दोनों टॉपिक्स को नोट्स और सर्वे की मदद से आप अच्छे तरीके से करंट के साथ तैयार करें, तो आपके नंबर बनने का चांस ज्यादा रहेगा। क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिनमें सबसे ज्यादा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। 20 में से 12 मतलब 15 नंबर से प्लस ही ले सकते हैं आप आराम से, इजी गोइंग, अगर इनको अच्छे तरीके से आप तैयार करके चलते हैं तो। अब चलते हैं अपन सेकंड पेपर पर। सेकंड पेपर में आपको एथिक्स सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट में मान के चलता हूं, क्योंकि इसकी मार्किंग इस लेवल से होती है, क्योंकि वो फिलोसफिस्ट होते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और अपन जिस तरीके से आंसर लिख के आते हैं तो अपन क्या है, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी के बेसिस पर आंसर लिख के आते हैं, जिससे अपन को मार्क्स नहीं मिलते। आपके शब्दावली ऐसी हो जो एथिक्स को टच करती हो, और उसी के बेस पर अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपको अच्छे राइटर्स की बुक पढ़नी चाहिए, नंबर 1 चीज तो मैं आपको बता दूं। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स के बेस पर इस एग्जाम को देने जा रहे हैं तो नोट्स से काम नहीं चलेगा, या किसी कोचिंग के मॉडल आंसर से भी आपका काम नहीं होने वाला है। तो इसके अंदर एक अच्छी किताब जो शॉर्ट में मिलेगी आपको, डीएलएस पब्लिकेशन की बुक आती है, और एक आप धर्मेंद्र सर की बुक ले सकते हैं। इन 2 को आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाएं, और उसके बाद में आप नोट्स पर जाएं, तो मेरे हिसाब से इसमें अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। जियोग्राफी, राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड, ये तीनों मिला के लगभग 70 नंबर के आसपास आएंगी। तो इसमें आपको इंडिया और राजस्थान पर ज्यादा काम करने की जरूरत है। जब आप इन पर अच्छे तरीके से काम कर लेंगे तो आपके नंबर ऑफ जो और भी ज्यादा बढ़ने के चांस रहेंगे। उसके अलावा आपको साइंस और टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पर स्टार्टिंग में काम करें। जब आपकी टेक्नोलॉजी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए तो लगभग 30 नंबर की टेक्नोलॉजी आएगी लगभग उस पेपर में।
बाकी जनरल साइंस रहेगी। तो पहले टेक्नोलॉजी को कंप्लीट कर ले, जनरल साइंस में जो जिस टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है उन टॉपिक्स को आप अच्छे तरीके से तैयार करें, तो आपका दूसरा पेपर भी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और इन टेक्नोलॉजी को आप नोट से ही पढ़ें। इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो बुक है वो प्रेफर करें, मेरे हिसाब से तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी। किसी भी कोचिंग के नोट्स के पीछे मत ना भागे इस वाले सेक्शन में, ज्योग्राफी वाले में। थर्ड पेपर की बात करें अपन, तो थर्ड पेपर में आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। तो इसके लिए आप बुक ले सकते हैं राम कुमार कसवा। इसकी बुक को आप अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके साथ किसी भी कोचिंग के आप नोट्स ले लें। इन दोनों के बेस पर इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाए, तो आपको इस पबेड़ में अच्छे तरीके से मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है खेल एवं योग, व्यवहार और विधि। ये जो तीनों पार्ट है 20-20 मार्क्स के पार्ट है। तो इनके लिए आप बुक मैं आपको बताता हूँ, एक तो आरबीडी प्लस एक किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लो आप, चाहे तो स्प्रिंग बोर्ड ले लो, चाहे तो सम्यक ले लो, या फिर अदर कोचिंग के नोट्स ले लो। उससे आप इस पेपर को तैयार करके जाएं तो आपके नंबर अच्छे तरीके से आएंगे इसमें, क्योंकि एक वो पेपर बचता है पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजी वे में। तो उसको आप नोट से भी पढ़ लें एक बार, अगर आपको मौका मिले तो हम लक्ष्मीकांत भी पढ़ लें, तो उससे आपको अच्छे तरीके से उसकी जानकारी मिल जाएगी और आप अच्छे नंबर इस में प्राप्त कर सकते हैं। अब है अपना फोर्थ पेपर ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग पेपर है और इसके बेस पर ही आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। इसमें नंबर 1 रहती है ग्रामर, जो इंग्लिश वाला ग्रामर पोर्शन है 20 मार्क्स का रहेगा। इन 20 मार्क्स के जो ग्रामर है उसके लिए आप आरबीडी की एक प्रैक्टिस बुक आती है, तो वो अप्लाई करें आरबीडी की प्रैक्टिस बुक, और उसमें जितने भी टॉपिक हैं आपके ग्रामर के वो सारे दे रखे हैं, तो उससे प्रैक्टिस करें आप, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे परीक्षा में, अन्यथा आप नंबर नहीं ले सकते। सिर्फ ग्रामर की थ्योरी पढ़कर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। अगला सेक्शन इसमें कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन एंड प्रेसी। ये 30 मार्क्स के आएंगे, तीनों सेक्शन सेकंड सेक्शन के अंदर आते हैं। 10-10 मार्क्स की तीनों चीजें रहेंगी, तो इनको भी आप अच्छे तरीके से करें, क्योंकि इसके अंदर एक तो पैसेज आएगा, पैसेज में से आपको आंसर ढूंढने रहेंगे। ट्रांसलेशन आएगा, तो ट्रांसलेशन हिंदी के ट्रांसलेशन को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इंग्लिश के ट्रांसलेशन को हिंदी में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से आता है वो। और प्रेसी के अंदर आपको संक्षिप्तीकरण करना है। तो इनकी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही नंबर मिलने की आपको संभावना रहेगी। और कंपोजिशन एंड लेटर राइटिंग ये 30 मार्क्स की रहेंगी। इसके अंदर एक तो इलेबोरेशन आता है और एक लेटर आता है, ये 30 मार्क्स के लगभग रहेंगे, और कुछ और भी चीजें आती है। तो आपको ये इंग्लिश ग्रामर जो है ये बीके रस्तोगी इस बुक से तैयार करनी है, और उसके साथ साथ आपको आरबीडी की प्रैक्टिस बुक ये काम में लेनी है। तो आपका फोर्थ पेपर का इंग्लिश 80 मार्क्स का जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण आपको 50 नंबर की मिलेगी। तो इसके लिए आप राजस्थान बोर्ड की जो 9वीं से 12वीं वाली बुक है एक तो वो ले लें, और इसके अलावा राघव प्रकाश ले लें, और फिर ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये ग्रामर के सेक्शन की बात है। संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और पत्र लेखन, ये अच्छी कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उनमें जो इनके प्रारूप दे रखे हैं उन प्रारूप की पहले आप प्रैक्टिस करें, किस तरीके से आपको लिखना है। जब प्रारूप की प्रैक्टिस आपकी अच्छे तरीके से हो जाए तो फिर उसके बाद में इस पर लिखने का आप अभ्यास करें। ज्यादा से ज्यादा अभ्यास से ही आपको ये चीजें सही हो पाएंगी। प्रारूप लेखन है, अनुवाद है, इन चीजों के 50 मार्क्स का है लगभग सेक्शन। तो इस 50 मार्क्स में से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो। और लास्ट सेक्शन है निबंध लेखन, ये 20 मार्क्स का, इसमें समसामयिक मुद्दों पर भी निबंध हो सकता है और पारंपरिक मुद्दों पर भी निबंध हो सकता है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे तो ही आपको अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। अब बात आती है टेस्ट सीरीज की, कि आपको कौन सी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो इस समय राजस्थान में जो कोचिंग की बात करूं मैं, तो एक तो उत्कर्ष, इसके अलावा सम्यक, इसके अलावा स्प्रिंग बोर्ड, इसके अलावा तेज, राइज, भाटी आश्रम, क्वालिटी एजुकेशन,
इन सभी की टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, आप ये देखें कि आप ज़्यादा फेमस कोचिंग के चक्कर में पड़ेंगे, जैसे स्प्रिंग बोर्ड है, सम्यक है, उत्कर्ष है। ये लोग क्या करते हैं, ये इनके जो पेपर बनाते हैं उनके मॉडल आंसर अपने ही स्टूडेंट से तैयार करवाते हैं। इनके टीचर्स ना तो कॉपियां चेक करते हैं, ना मॉडल आंसर तैयार करके देते हैं। ये इन्हीं के स्टूडेंट जो फाउंडेशन से पढ़ के आ रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा समय से तैयारी कर रहे होते हैं, वो इनकी कॉपियां चेक करते हैं, वही इनके आंसर बनाते हैं और उसी चीज़ को आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इन्हीं के नोट्स के बेस पर जो आंसर लिख के आता है टेस्ट में, उसी को मार्क्स मिलते हैं। बाकी कितना भी नॉलेजफुल आप आंसर लिख के आओ, आपको मार्क्स नहीं देंगे। इस तरीके की मानसिकता के साथ ये तीनों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स चलते हैं। तो आप इनसे बच कर रहे हैं तीनों से, मेरा मानना तो ये है। अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप इनके मॉडल आंसर पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये 100 शब्दों के जो क्वेश्चन होते हैं उसके मॉडल आंसर को 250 शब्दों तक देते हैं और इनको लगता है कि बच्चे बेवकूफ़ हैं जो इनकी झांसे में आते रहेंगे। अगर आपको वास्तव में टेस्ट सीरीज लेनी है तो या तो आप टेस्ट सीरीज लीजिए तेज की, या फिर लीजिए क्वालिटी एजुकेशन की, या फिर राइज की। भाटी आश्रम की भी अच्छी टेस्ट सीरीज आती है, 250 रुपये में मिलती है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके की मार्किंग करता है राइज। इसके जो आंसर हैं, मॉडल आंसर भी काफ़ी अच्छे और संतुलित होते हैं, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन पर अपनी टिप्पणी जरूर करते हैं और कैंडिडेट को पूरी कंप्लीट भाई उसने क्या कमियां रखी हैं उन चीज़ों को भी बताते हैं, ताकि बच्चा उसमें सुधार कर सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी सारी विस्तृत चर्चा के बाद में आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप इन्हीं के बेस पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और मुख्य परीक्षा की तैयारी करें। अब इसी के साथ हम आज की चर्चा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।